गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल तक हमने पूरा पावर शेयरिंग का अपना ये चैप्टर पढ़ा था कि बेल्जियम और ब्रूसलेस में क्या सिचुएशन थी और वहाँ पे क्या हुआ था। जैसे कि हमने पढ़ा बेल्जियम में जो हमारी डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी और बाकी जो कम्युनिटी थी फ्रेंच हो गई या जर्मन हो गई वो माइनॉरिटी में थी। फिर उसी तरीके से हमने नेक्स्ट कंडीशन पढ़ा ब्रूसलेस में, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है वहाँ पे हमने पढ़ा ब्रूसलेस में जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी और डच कम्युनिटी किस में थी, माइनॉरिटी में थी। फिर हमने श्रीलंका का केस पढ़ा था, सिन्हाला कम्युनिटी, और वहाँ पे दूसरी कौन सी कम्युनिटी थी, तमिल स्पीकर्स। ये दोनों स्पीकर्स की कम्युनिटी थी। सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी और तमिल स्पीकर्स जो थे वो माइनॉरिटी में थी। तो आई होप आपको ये सारा याद आ गया होगा कि हमने ये सारी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने अपना क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो श्रीलंका में सिचुएशन थी उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए श्रीलंका में कौन सा प्रोसेस अपनाया गया था, मेजॉरिटरिज्म का। मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिर्फ और सिर्फ उसका रूल रहेगा। जैसे कि सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी हैं तो सिन्हाला स्पीकर्स का ही वहीं पे रूल रहेगा। सिन्हाला स्पीकर्स का रूल रहने में क्या हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला हो गई और जो भी वर्क जितना कुछ वर्क था वो सिन्हाला स्पीकर्स के हिसाब से, ये सिन्हाला कम्युनिटी के हिसाब से कैरी आउट होने लगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे कंट्री में एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जो कि सिविल वॉर की सिचुएशन थी। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में सिविल वॉर क्या होता है, वो वॉर जो कंट्री में हो, सिर्फ एक कंट्री के अंदर हो रही होगी वो वॉर, विदाउट एनी वेपन्स, कोई वेपन्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ लोगों की 2 या 3 कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में कोई झगड़ा या लड़ाई होने लगती है जब, तो वो सिविल वॉर कहलाता है। यहाँ पे जैसे कि वॉर के रिजल्ट होते हैं उसी तरीके से सिविल वॉर की भी रिजल्ट वही रहे कि लोगों को अपना घर खोना पड़ा, लाइफ्स लॉस्ट हो गई, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ा। तो ये था श्रीलंका का केस कि हमने देखा अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करने लगती है कहीं पे तो क्या सिचुएशन वहाँ पे कंट्री में लोगों को फेस करना पड़ता है। तो आई होप ये तो आपको श्रीलंका का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेल्जियम का मैंने आपको एक बताया था कि बेल्जियम में भी सिचुएशन यही थी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, लेकिन बेल्जियम में ये सिचुएशन नहीं आई थी सिविल वॉर की। बेल्जियम में कैसे करके सिचुएशन नहीं आई थी सिविल वॉर की, क्योंकि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था। वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी का रूल नहीं हो गया था, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं हो गया था। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में गवर्नमेंट की एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, हम कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्म आ गया था। मतलब गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड कर दी गई थी अलग अलग लेवल्स में, पावर जो थी वो शेयर कर दी गई थी। जब पावर शेयर कर दी गई थी तो हर एक कम्युनिटी सेटिस्फाई हो गया था कि जो भी उसकी नीड्स हैं या राइट्स हैं उन सारे राइट्स और नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है। इस वजह से कोई भी फाइट वहाँ पे नहीं हुई थी। तो हमने पढ़ा था सबसे पहला लेवल गवर्नमेंट का बेल्जियम का कौन सा था, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट एक लेवल पे होती है और उसके पास सारे पार्ट्स थे, लेकिन वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था कि जो मेंबर्स थे वो 50-50% डिवाइड थे। मतलब अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल 100 मेंबर्स हैं तो 50 फ्रेंच कम्युनिटी से आएंगे और 50 डच कम्युनिटी से, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स उस सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंबर्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हर एक कम्युनिटी से, फ्रॉम ईच कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो उस तरीके से एक लड़ाई का जो सिचुएशन था उसे कम कर दिया गया, क्योंकि जब इक्वल नंबर के लोगों को लिया गया तो कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जिसे ये लग रहा था कि मेरी जो चीज़ें या मेरी जो ट्रेडिशनल ये कल्चर है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि वहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक उसे परमिशन नहीं देगी तो वो कोई वर्क नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने सेपरेट अथॉरिटीज़ थे और वो उस हिसाब से वर्क करती थी। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर जो मेन था, जो बेल्जियम में सबसे मेन गवर्नमेंट का फॉर्म पूछा जाता है जनरली बोर्ड में, वो होता है थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम ने अपने सारे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, जो भी उनके यहाँ सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम में क्या हुआ था, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया था। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट।
कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी बेसिस जो राइट्स हैं या जो भी उनके रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सबको अपना एक ध्यान में रखती है और उस वजह से कोई प्रॉब्लम कंट्री में ना अराइज हो पाए, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखती है। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ हमने गवर्नमेंट पढ़ा था बेल्जियम में। तो मैंने आपको कल एक बात पूछा था कि आपने देखा जैसे श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी वो एक ही फॉर्म में थी, मतलब मेजॉरिटी जो है उसके पास पावर रहेगी, बाकी किसी के पास पावर नहीं थी। तो हमने एक सिचुएशन देखा, वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। बेल्जियम में भी सेम सिचुएशन था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो पावर थी वो शेयर्ड हो गई, तो वहाँ पे एक जो सिविल वॉर की सिचुएशन थी वो नहीं क्रिएट हुई। तो इस वजह से आप देख सकते हो पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी कहा था कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो आज हम अपनी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 6, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल मतलब पावर शेयरिंग क्यों सही है, या हम कह सकते हैं क्यों ज़रूरी है। तो फिर उसके लिए हम पढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा पावर शेयरिंग अगर होती है तो कंट्री में जो लड़ाई झगड़े की एक स्थिति है या एक सिचुएशन है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, उनको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं या उनको अवॉइड कर लेते हैं, जिससे उस कंट्री में सभी लोग जितने सिटीजन्स हैं वो यूनाइट होकर रह सके। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको कहा भी तो पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। हम देखते हैं इंडिया में जो पावर है वो डिफरेंट लेवल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, जो कि आप आगे पढ़ोगे। पावर हमेशा शेयर रहती है इंडिया में। इस वजह से क्या होता है कि हमारे इंडिया में सभी लोग यूनाइट होकर रहते हैं। हम देखते हैं हमारे इंडिया में बहुत रिलीजन है, बहुत तरीके के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, लेकिन सब क्या है, यूनाइट है। यूनाइट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट में हर एक रिलीजन, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप या लैंग्वेज ग्रुप की एक ही वैल्यू है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस वजह से क्योंकि हमारी कंट्री में पावर शेयर्ड है। पेज नंबर 6, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। Thus 2 different sets of reasons can be given in favor of power sharing. हमारे पास 2 reasons हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं power sharing desirable है। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. फर्स्टली पहले हम ये कह सकते हैं पावर शेयरिंग गुड है क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो लड़ाई है ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स, जैसे कि कोई अगर हम मान ली कोई ए रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कोई बी, या ए लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आ रहा है, बी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आ रहा है, तो उन दोनों के बीच जो लड़ाई हो सकती थी, या फिर हमने देखा सिन्हाला और तमिल के बीच जो लड़ाई थी, अगर वहाँ पे पावर शेयरिंग होती तो वो लड़ाई नहीं होती कभी। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Stability या stable क्या होता है? Stability मतलब किसी चीज़ के एक जगह रहना। अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो हम देखते हैं गवर्नमेंट जो होती है या पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल मीन्स जैसे हमने देखा श्रीलंका के केस में पहले गवर्नमेंट थी, फिर उस गवर्नमेंट पे लोग नहीं सेटिस्फाई होते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, देन गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। बट वहीं अगर पावर शेयरिंग है तो हम देखते हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो काफ़ी इफेक्टिव वे से रन करती है, अपना पूरा टर्म पूरा करती है, और नेक्स्ट टर्म में जो भी नेक्स्ट पार्टी विन करती है वो भी अपना टर्म कंप्लीट कर सकती है। लेकिन अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा, लोगों के प्रोटेस्ट में कभी लोग प्रोटेस्ट करें कभी कुछ, तो गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहती है। तो फिर इस वजह से हमारे लिए पावर शेयरिंग बेटर फॉर्म ऑफ ऑप्शन है गवर्नमेंट का। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin for the majority as well. तो फिर ruin होता है बर्बाद कर देना। तो फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखने में तो ये हमें हो सकता है अच्छा लगे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करेगी, माइनॉरिटी को कोई राइट्स नहीं दिया जाए, जैसे कि श्रीलंका में था। अगेन श्रीलंका का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को सारे राइट्स दे दिए थे, माइनॉरिटी को कोई राइट्स नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े समय के लिए हो सकता है सही हो कुछ, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक हमें किसी गवर्नमेंट को स्टेबल रखना है, किसी गवर्नमेंट को वहाँ पे एकदम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो ये प्रोसेस कहीं से भी अच्छा नहीं होता कि हम मेजॉरिटी को सारे राइट्स दे दें और माइनॉरिटी को राइट्स ना दें। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर ऐसा हुआ
तो भी धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या होगा, रेवोल्यूशन आ जाए, लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे उस चीज़ का। जब लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे तो हमारी गवर्नमेंट स्टेबल भी नहीं रह सकती और साथ ही जो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और ये जो प्रोटेस्ट है ये ना तो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बेकार होगा या बुरा होगा, बल्कि हम कह सकते हैं मेजॉरिटीज़ जो कम्युनिटी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज अ सेकेंड, अब हम सेकेंड रीज़न पढ़ते हैं, डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire stake in the system. तो ये पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग सेकेंड रीज़न वो क्या कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में, या हम कहें कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो किसी कंट्री के डेमोक्रेटिक होने का मतलब यही है कि वहाँ पे जरूर पावर शेयरिंग होगा। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो कोई भी कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। अगर कोई डेमोक्रेसी है कहीं पे तो एक डेमोक्रेसी का एक फीचर हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग जरूर होगा। जैसे कि अगर पावर शेयरिंग हम बात कर लें, दो लेवल पे गवर्नमेंट हो गई, कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे हो गई, तो ऐसे मतलब पावर शेयर जरूर होगा। पावर शेयर से क्या होता है, जो सिटीजन्स का रोल है वो इन्हेंस होता है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। जब पावर शेयरिंग होती है तो जो सिटीजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको फिर से बता दे रही हूँ वाई पावर शेयरिंग इज डिसायरेबल में हमने दो रीज़न पढ़े कि हमारे लिए पावर शेयरिंग क्यों सही है, या हम कैसे कह सकते हैं पावर शेयरिंग बेटर फॉर्म ऑफ ऑप्शन होता है गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। तो फर्स्ट रीज़न हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट रीज़न हमने ये पढ़ा कि पावर शेयर होने से जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब जैसे अगर पावर शेयर्ड है तो गवर्नमेंट बहुत दिनों तक वर्क कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों की कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करने पड़ती है, लोगों के प्रोटेस्ट नहीं फेस करने पड़ते, तो गवर्नमेंट अपने स्मूथली रन करती रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगर पावर शेयर नहीं होती है, जैसे कि श्रीलंका में था, पावर शेयर नहीं था, तो हमने देखा लोगों के मन में प्रोटेस्ट आता है, कहीं ना कहीं सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है कंट्री में। तो इन सब की वजह से पावर शेयरिंग होनी चाहिए, बेस्ट है, पावर शेयरिंग जरूर होनी चाहिए हर एक कंट्री में। फर्स्ट रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेबिलिटी के ऊपर था। सेकंड रीज़न हमने क्या पढ़ा, सेकंड रीज़न हमने ये पढ़ा अगर डेमोक्रेटिक है कोई कंट्री, किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो उसका एक फीचर ये जरूर है कि वहाँ पे पावर जो है वो शेयर्ड होगा। अगर कोई कंट्री को हम कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं इंडिया ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिया में पावर शेयरिंग होना ही है। अगर पावर शेयरिंग एक तरीके से फीचर डेमोक्रेसी का, क्योंकि इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग से जो सिटीजन्स होते हैं उनका रोल इन्हेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, मैंने आपको कहा इंडिया में पावर शेयरिंग है, हम देखते हैं इंडिया में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इतने लेवल्स में गवर्नमेंट डिवाइड है। उससे क्या हो रहा है कि हम जब वोट करेंगे तभी रूलर इलेक्ट होगा, तो जो सिटीजन्स का रोल है वो होता है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना जरूरी होता है। Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. While prudential reasons stress the power sharing will bring out better outcome होता है result. Moral reason emphasizes the very act of power sharing is valuable. तो यहाँ पे आपको दो reasons दिए थे, first and second reason. तो यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं फर्स्ट रीजन को आप प्रूडेंशियल रीजन कहेंगे और सेकेंड रीजन को आप क्या कहेंगे, मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन आपको ये बता दें कि सोसाइटी में क्या ज़रूरी है, और सेकेंड मॉरल रीजन में आपको ये पता चलता है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो ये दोनों आंसर आपके एक क्वेश्चन में भी है, जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें भी ये क्वेश्चन में है। तो ये आपको इस वजह से पूरा सही से समझना होगा। तो फिर आप इसे पूरा रीड कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट रहेगा। बाकी आपका ये होमवर्क है कि पेज नंबर 7 में जो आपका ये डायलेमा है, ये पूरा डायलेमा आपको पढ़ना है कि, और इसमें आपको ये बताना है कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल। विक्रम और बेताल की स्टोरी पहले काफ़ी टेल्स में आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे बेताल जो होता है वो किंग विक्रम से एक क्वेश्चन पूछता है और आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़कर उसका आंसर देने की कोशिश करना है।
नाउ अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमारा जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा पावर शेयरिंग काफ़ी उसमें होता है, फॉर्म्स में होता है, तो कौन कौन से उसमें पावर शेयरिंग होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था डिफरेंट ऑर्गन्स में हो गए, डिफरेंट लेवल्स में हो गए, तो हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पावर हमारा शेयर्ड होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स में पहला हमारा किस में पावर शेयर्ड होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स में कौन से हो गए? जैसे कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर हमारा किस किस में शेयर्ड होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों आपको पता है क्या होते हैं? लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो लॉज बनाते हैं, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉज, जो लॉज फॉलो करवाते हैं। जुडिशरी जो फॉलो नहीं करे उन्हें पनिश देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो लेजिस्लेचर आपके आगे रूलिंग पार्टीज या, और एग्जीक्यूटिव में आपकी जितने सिविल सर्विसेज जो हमारे पास पुलिस, आर्मी, ये सब हो गए। जुडिशरी में कोर्ट्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास दूसरा फॉर्म क्या होता है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स कौन कौन से होते हैं आपके? सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल। तो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट आपके सेंटर में हो। सेंटर पे जैसे कि आप देखते हो पूरे इंडिया पे जो कंट्रोल कर रही है, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। हर स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या एक सिटीज़ के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके यहाँ थर्ड होता है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मतलब हम देखते हैं एक डेमोक्रेसी अगर होती है कहीं पे तो हम देखते हैं मूवमेंट्स बहुत होते हैं। जैसे कभी कोई ग्रुप बना हो, फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जैसे कि कोई पार्टी बनी हुई हो, है ना, वो क्या करते हैं, वो जैसे कोई स्टूडेंट लीग हो गई, स्टूडेंट पार्टी हो गया, या फिर कोई और वर्कर्स की पार्टी होगी, तो ये सब सोशल ग्रुप्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में पावर होल्ड करती हैं। और इनका काम क्या रहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो सही नहीं है इनके लिए, तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत पावर इन्हें भी मिला रहता है, तभी ये प्रोटेस्ट कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इन दैट केस दे आर कंसिडर्ड इलीगल और उनको कोई भी मूवमेंट या प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं मिल पाता। दूसरा फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग का? प्रेशर ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम लिख देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स या मूवमेंट्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मैं एक एक करके आपको सारे बता दे रही हूँ। तो फिर ये सारे फॉर्म्स से हमारी जो पावर शेयर्ड होता है, इन सारे फॉर्म्स में होती है पावर शेयरिंग। तो इन सब के बारे में आप एक एक करके पढ़ोगे अभी। बाकी मैंने आपको एक आउटलाइन व्यू दे दिया था। जनरली जो आपसे पूछा जाता है ये दोनों के बारे में पूछा जाता है। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. तो ये पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो काफ़ी पुराना है। पहले ये माना जाता था जो पावर है वो शेयर्ड ना होकर एक ही पर्सन के पास रहता था, लेकिन बाद में इस पावर को शेयर किया जाने लगा, क्योंकि अगर पावर शेयर्ड नहीं होगा तो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई थी, कंट्री में एक यूनिटी नहीं रह सकती है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institution of self-governance. एक ये भी रीज़न था, पहले के लोग कहते थे पावर शेयरिंग एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है? क्योंकि पावर शेयरिंग में जो डिसीजन टेकिंग का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंट्री हमारे इंडिया में देख सकते हो, इंडिया में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई एक्ट या लॉ बनता है तो आप देखते हो बहुत दिनों बाद बनता है, उसे एग्जीक्यूट और फॉलो करवाने में और दिन लगते हैं। तो इस वजह से कहा जाता था पावर शेयरिंग बेटर नहीं है, क्योंकि पावर शेयरिंग होने में क्या रहा कि अगर कोई लॉ पास हुआ तो वो ये तीनों ऑर्गन से पास होगा, तीनों ऑर्गन फिर ये तीनों लेवल पे जाएगा, मतलब आप देख रहे हो काफ़ी प्रोसेस इन्वॉल्व हो जा रहे हैं।
तो इस वजह से पहले के लोग मानते थे कि जो हमारे पास पावर शेयरिंग ऑप्शन है वो बेटर नहीं है। बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी आया, जैसे जैसे लोगों को लगा सिटीजन्स का रोल एक्टिव होना चाहिए, सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कंट्री एक बेटर वे से रन कर सकती है। और उसके साथ ही डिसीजन मेकिंग में अगर लॉन्ग टाइम भी लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, लॉन्ग प्रोसेस है, तभी जो डिसीजन हमारे पास आता है वो इफेक्टिव होता है, मतलब उस डिसीजन को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups. Diverse मतलब होता है variety groups. And views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो फिर यहाँ पे ये कहा गया, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे पावर इतने लोगों पे शेयर किया जाना चाहिए जितना कि पॉसिबल हो सके। तो हम देखते हैं इंडिया में इतने लेवल्स में, या हम कह लें इतने वेज में, फॉर्म्स में पावर शेयर्ड होती है। बहुत कंट्री में इससे ज़्यादा भी होती है, बहुत कंट्रीज में इससे कम ही होती है। वैसे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. तो अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। First point, power is shared among different organs of government, such as the legislature, executive and judiciary. पावर जो है या जो अथॉरिटी है वो शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन? जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर हो गया, एक्सिक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. एक और बात, कई बार क्वेश्चन में आपको बोर्ड में ये पूछा जाएगा, What is the horizontal distribution of powers? तो आपका आंसर रहेगा ये ऑर्गन्स का। ये तीनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। कोई ऑर्गन ये नहीं है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तीनों एक ही लेवल पे, तीनों का फंक्शन एक है। तो इसे हम क्या, तीनों का फंक्शन मतलब अपने अपने लेवल पे अपने जो भी इनका काम है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोई ये नहीं है कि ये सबसे ऊपर है या ये हाईली पोस्टेड है, इनके बाद इन लोग की कम पोस्टेड, सबका अपना वैल्यू है। तो फिर इस वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. ये जो डिफरेंट लेवल ऑर्गन्स होते हैं, इनका क्या काम रहता है? ये एक दूसरे को चेक करते हैं। मतलब अगर लेजिस्लेचर ने लॉ नहीं बनाया तो एग्जीक्यूटिव चेक कर लेगा, एग्जीक्यूटिव नहीं फॉलो करवा रहे तो उस चीज़ को जुडिशरी चेक कर रहा है, जुडिशरी इन दोनों का वर्क देख ले रहा है। लेजिस्लेचर मतलब एक दूसरे को ये चेक करते हुए चलते हैं कि इन लोग अपना वर्क सही से प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस रिजल्ट्स इन अ balance of power among various institutions. Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. This arrangement is called a system of checks and balances. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने एक तो ये पढ़ा कि ये जो सिस्टम होता है इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों एक ही लेवल पे होते हैं या एक ही हम कह लें सेम इनकी स्टेटस होता है और ये तीनों एक दूसरे को चेक करते हुए चलते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गन तो नहीं है जो वर्क नहीं कर रहा अपना प्रॉपर। इस वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है, वो क्या रहता है? चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। चेक एंड बैलेंस मतलब इन लोग एक दूसरे को चेक कर बैलेंस कर कर चलते हैं, तो इसलिए इन्हें चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। बाकी जो सेकंड है डिफरेंट लेवल्स वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आई होप आपको आज तक जितना मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो गया होगा। ये जो आपका ऑर्गन्स वाला पॉइंट है, इसको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। बाकी इससे पहले मैंने जो आपको वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल पढ़ाया था, तो उसे आप नोट्स में मत लिखिएगा क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में एक आंसर ही है, तो आपका उधर मेंटेन हो जाएगा वो। बाकी आप फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा, ये 5 नंबर पे आता है आंसर।
कई बार। थैंक यू क्लास। बाकी का हम चैप्टर जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन पूरा चैप्टर आप रिवाइज करिए। कहीं पे कोई अगर मिस्टेक आपको, कहीं पे कोई आपको लग रहा है डाउट है, या कोई भी आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट में आपको कोई मिस्टेक अपना लग रहा है, तो उसे आप क्लियर कर लीजिएगा पूरे वीडियो को देखकर। थैंक यू क्लास।